नमस्कार दोस्तों, माइंडफिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं उन्मुख चंद। उन्मुख चंद के बारे में आप लोगों को मालूम ही है कि कैसे उन्होंने 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप हमें जिताया था। उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला। 17 साल की उम्र में वो IPL खेलने लगे थे। इंडिया ए की भी उन्होंने कप्तानी की और कुछ साल पहले उन्होंने फैसला किया कि वो भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेके अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। हमारे पास आज मौका है उन्मुख चंद से बात करने का कि हम उनकी रेजिलियंस पावर और मेंटल फोकस पावर पर हम लोग बात करें, उनसे जाने कि पूरे इस क्रिकेट के सफ़र के दौरान जो कि अभी भी जारी है, किस तरह उन्होंने अपनी को फोकस बना के रखा, किस तरह उन्होंने अपनी पावर ऑफ रेजिलियंस का इस्तेमाल किया। तो उन्मुख, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो पहला सवाल मैं आपसे, एक सवाल क्या, एक नॉर्मल हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि आप लोग आपके क्रिकेट के सफ़र को सभी लोग जानते हैं। तो जो आपने अगर आप क्रिकेट से सवाल शुरू करते हैं, तो जो आपका ये सफ़र रहा है, इसमें जो लोएस्ट पॉइंट आपका क्या रहा है और उससे आपने कैसे डील किया, आपने ऐसा कुछ? जब आप पूरे सफ़र की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स आए थे जब मुझे ऐसा लगा कि ये लोएस्ट पॉइंट है मेरे करियर का, बट उसके बाद और लो आया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं और आई थिंक यही एक खूबसूरत चीज़ है क्रिकेट की कि आपको लोज भी देखने को मिलते हैं, हाइज भी देखने को मिलते हैं। बट अगर कोई पर्टिकुलर मोमेंट की बात करें तो शायद मैं वो वाला टाइम बताऊंगा जब मुझे दिल्ली ने रणजी ट्रॉफी से ड्रॉप कर दिया था। उसे एक हफ्ते पहले ही मैं IPL से ड्रॉप हुआ था। तो तब ऐसा लगा था कि लिटरली मेरे पास IPL की टीम नहीं थी, रणजी ट्रॉफी की टीम नहीं थी। तो दैट वाज अ वेरी लो पॉइंट ऑफ माई लाइफ। और वो एक ऐसा मोमेंट था जब मुझे लगा कि मेरी कोई फुटिंग नहीं है, आई एम नॉट अ स्टेट प्लेयर, आई एम नॉट अ IPL प्लेयर। तो अब कैसे होगा, अब कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, अब किस ढंग से मेरे को आगे बढ़ना है। तो दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द लोएस्ट टाइम्स इन माई क्रिकेटिंग जर्नी। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी व्यक्ति को फेलियर के जो बॉटम पॉइंट है वहाँ से थोड़ी सफलता की ओर लेके जाती हैं? व्हाट वर दोज थिंग्स जिसने कि आपकी मदद की, बाद में आपका थोड़ा सा अच्छा भी आया? तो वो कौन सी क्वालिटी है जिनकी वजह से आपको लगा कि आपने सफ़र को जारी रखा और अपने ग्राफ को फिर थोड़ा ऊपर की ओर लेके गए? आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज़ स्टेइंग कंसिस्टेंट। आप देखिए, ये बात तो तय है कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, जनरली इन लाइफ ऑल्सो, बट स्पोर्ट के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो आपको आपका जो हार्डवर्क है, आपकी जो प्रैक्टिस है, उसको मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। हमेशा टॉप पे नहीं रहेंगे, हमेशा बॉटम पे नहीं रहेंगे। ये एक साइकिल है जो कि चलते रहेगी। करेक्ट। और कभी कभार आपको उन मौक़ों से जूझना पड़ता है जब ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम आता है। लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस से कंसिस्टेंट हैं, अगर आप उस समय ज़्यादा रिजल्ट के बारे में ना सोचें, इससे सोचें कि मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ अपने आप को, किस ढंग से मैं आगे की प्लानिंग कर सकता हूँ। भले उसमें चीज़ें बड़ी धुंधली दिखती हैं, आपका माइंडसेट इतना अच्छा नहीं होता, बट स्टिल अगर आप लगे रहें तो इवेंचुअली आप उससे आगे बढ़ जाते हैं एंड वो मौके आपको दोबारा मिलते हैं। हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता, ये मानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी बुरा टाइम हमेशा नहीं रहेगा, कभी भी अच्छा टाइम हमेशा नहीं रहेगा। तो आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं उस दौरान, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उस प्रोसेस में लगे रहेंगे तो शायद आपको निराशा भी उस ढंग से फील नहीं होगी, क्योंकि आपका सारा फोकस आपकी प्रैक्टिस पे, आपकी प्रोसेस पे चले जाता है, जो कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ जो है वो हमेशा आपको काम देती है, आपके लो पॉइंट्स में, आपके हाई पॉइंट्स में, कि यार मुझे अपनी प्रोसेस पे काम करना है, मुझे अपने आप को बेहतर करना है, चाहे मैं अच्छा कर रहा हूँ चाहे मैं बुरा कर रहा हूँ, क्योंकि वही एक तरीका है आगे बढ़ने का। और उस लैडर में आप आगे बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। तो उनको जब हाई प्रेशर गेम्स होते हैं, जब आपने भी MLC में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो हाई प्रेशर गेम में आपकी कोई स्ट्रेटजी होती है कि किस तरह उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है? हमारे ऑडियंस जानना चाहेगी कि कोई टूल्स होते हैं क्या उसके, या आप खुद से क्या करते हो आप? देखिए, ऑब्वियसली इतने सालों से खेल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इस प्रेशर को समझता हूँ, जानता हूँ कि किस ढंग से वो आपके मेंटली आप प्ले करता है आपके दिमाग में। तो चीज़ों को सिंपल रखना बहुत ज़रूरी है। और अगेन, एक्सपेक्टेशंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कीज़। आप जितना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो प्रेशर आप पे उतना बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरा जो एक टूल है जो कि मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, वो ये करता हूँ कि जब भी मैं टीम के लिए खेलने की कोशिश करता हूँ, जब भी मैं अपना रोल प्ले करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा सारा फोकस
रिजल्ट से हट जाता है और उस रोल प्लेइंग में चले जाता है। एंड देन वो मुझे हेल्प करता है कि टू स्टे इन द मोमेंट, टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, और उस समय मुझे क्या करने की ज़रूरत है। और जब मैं वो चीज़ अच्छे से करता हूँ तो शायद रिजल्ट्स भी अच्छे आ जाते हैं। तो इसका कोई तो आई थिंक ये मेरी खुद की प्लानिंग रहती है। हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो पाता उस चीज़ में, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हमेशा इसी माइंडसेट में रहूँ कि जो भी मेरे को रोल दिया गया है, जो भी मेरा जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो को अच्छे से अच्छा प्ले करूँ और बाकी चीज़ों के बारे में ना सोचूं। उन्मुक्त, मैंने बहुत सारे ऐसे लाइफ कोचेस को सुना है और माइंड कोचेस को सुना है जो स्पोर्ट्समैन के लिए खासकर बात करते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की। क्या आपने कभी इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज किया है, और आपको अगर यूज किया तो किस तरह के रिजल्ट मिले हैं? देखिए, वेरियस टाइम्स मैंने ये सब चीज़ें करी हैं। मैं मेडिटेशन रेगुलरली करता हूँ, तो थोड़ा बहुत ज़रूर उस बारे में सोचता हूँ। बट आई थिंक जब आप किसी चीज़ से बहुत बहुत प्रेम करते हैं, जब आप किसी चीज़ के अंदर घुसे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो विजुअलाइजेशन चल रही होती है। आप उस विजुअलाइजेशन के अंदर एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, और वो भले आप उसको उस ढंग से ना सोचें, बट आप जब प्रैक्टिस भी करते हैं तो आप उस समय विजुअलाइज कर रहे होते हैं कि मैं मैच में, आप सिनेरियोज अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं। तो इसको बहुत प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन है कि यार मैच आएगा तो ये सिनेरियो होगा, यहाँ फील्डर्स होंगे, मैंने ये शॉट मारा तो यहाँ 2 रन गए, यहाँ पे चौका मेरे को मिल सकता है, ये सब। तो आप उस ढंग से जब प्लानिंग करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन है ये, रादर देन कि आप घर में बैठ के सोच रहे हैं और कि मैं कैसे खेल रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो भी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करती है, बट जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन करते हैं उतना आपको गेम में हेल्प होती है, क्योंकि वो दिन आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाता है जब आप गेम में जाते हैं। तो उसको करने की काफ़ी कोशिश करता हूँ कि उस माइंडसेट में रहूँ कि जब मेरे को गेम खेलना है तो उस समय मेरे पे क्या प्रेशर होगा, उस समय बॉलर्स क्या सोचेंगे। ये कहीं ना कहीं हम इतना T20 खेलते हैं इस डे एंड एज में, तो आपको इसलिए बॉलर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एज अ बैट्समैन आपको बॉलर्स किस तरह फंसाने की कोशिश करेंगे, एंड हाउ कैन यू बी अ स्टेप अहेड ऑफ देम। तो उसको प्रैक्टिस करता हूँ इन द नेट्स एंड ट्राई टू टेक इट इनटू द गेम। उन लोग बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ना एक फ्लो स्टेट की बात करते हैं। सचिन को मैंने ये बात करते हुए सुना है, और भी मैंने बहुत सारे टेनिस के प्लेयर्स ने भी इसकी बात की है। फ्लो स्टेट जहाँ पर कि आप जस्ट यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। तो आपने क्या कभी इस तरह की स्टेट को महसूस किया है, और इस तरह की स्टेट को क्या लाया भी जा सकता है खुद से क्या? एक्चुअली हाँ, बिल्कुल। जब आपने मोस्टली सुना होगा कि बहुत सारे जब आपकी बेस्ट इनिंग्स होती हैं, मेरे साथ भी अक्सर हुआ है जब मैंने वर्ल्ड कप फाइनल उनमें से एक है, लेकिन ऐसे काफ़ी सारी ऐसी इनिंग्स है जब एक फ्लो स्टेट में था, कुछ दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, सब कुछ ऑटोमेटिक जोन पे चल रहा था, पता था बॉलर क्या कर रहा है, बैटिंग खुद ही हो रही थी। सो वो बड़ा एक हैप्पी स्टेट होता है, क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से हो रही होती हैं, आपको कुछ ट्राई नहीं करना पड़ता डिफरेंट अलग। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स। और लाने की जहाँ तक बात है, अगर आप अपने गेम को एंजॉय करते रहेंगे, अगर अगेन प्रेशर नहीं होगा, आप पे प्रेशर किस चीज़ का नहीं होगा कि यार मुझे 100 रन बनाने हैं, या जब आप रिजल्ट को जोड़ देते हैं तो आप पे प्रेशर आ जाता है। जब आप चीज़ को एंजॉय करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप फ्लो में आ जाते हैं। हम किसी भी चीज़ को अगर हमको बहुत मज़ा आ रहा है उस चीज़ में, तो समय का पता नहीं चलता। सिमिलरली अगर आप बैटिंग में भी अगर आप उस चीज़ को एंजॉय कर लें, उस मोमेंट को एंजॉय कर लें, तो आप ऑटोमेटिकली फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। अच्छा, उन वक्त एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका जो इतना लंबा क्रिकेटिंग करियर है, जो कि अभी भी चल ही रहा है, तो उसमें मैं डेली हैबिट्स पे बात करना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी डेली हैबिट्स हैं जिन्होंने आपको कंसिस्टेंट बनाए रखने में हेल्प किया है बहुत ज़्यादा आपकी? वेल, आई थिंक ओवर द ईयर्स आप इतने सालों से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी मोनोटोनस भी हो जाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कि सुबह उठ कर ट्रेनिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मेडिटेशन अगर करते रहता हूँ तो आई फील कि आई एम इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड टू गो फॉरवर्ड। और किताबें वगैरह पढ़ता हूँ, चीज़ें करता हूँ, तो बाकी सारी जो चीज़ें उसके क्रिकेट के इर्द गिर्द हैं, अगर वो सब मेरी सिस्टमेटिक चल रही होती है तो आई फील आई एम इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। तो फिर ऑटोमेटिकली गुड स्टेट ऑफ माइंड में होता हूँ, तो फिर उतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है, उतने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करता हूँ, उतना ही अच्छा माइंडसेट होता है। तो वही आप गेम में जाकर आप उसको सेम चीज़ ग्राउंड पे भी ला पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को मैं ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो मेरे बेसिक रूटीन्स हैं वो कभी ना हिलें, और उनको मैं आई कीप डूइंग दोज थिंग्स। और अगर उनको कंसिस्टेंटली करते रहता हूँ तो ऑटोमेटिकली गेम में भी उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर मेरे जो रूटीन्स हैं वो थोड़े बहुत हिलते हैं, ख़राब होते हैं, तो उसका माइंडसेट पे फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा। यू डोंट फील वेरी गुड, यू डोंट फील एक होता है ना कि आप अपने रूटीन से बाहर आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको मुश्किल होता है जब आप गेम में जाते हैं।
ओके, सो अगली एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उसको लेके मैं बहुत क्यूरियस हूँ, बिकॉज क्या है कि जितना लंबा क्रिकेट करियर होता है आपके लाइफ में फेलियर्स भी बहुत आते हैं, लगातार फेल हो रहे हैं, ऐसे भी दौर आते हैं, तो और कई बार आपको जैसा एक्सपेक्ट करते हो वैसा रिजल्ट मिलता नहीं है या चीज़ें उस तरह से नहीं होती जिस तरह से आप सोच रहे होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आप खुद को मोटिवेट कैसे बना के रखते हैं? मतलब व्हाट आर दोज एलिमेंट्स, व्हाट आर दोज थिंग्स, व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक? अपने माइंडसेट से आप कैसे कोप अप कर पाते हैं ऐसी सिचुएशंस? वेल देखिए, ये सिचुएशंस बहुत बार आ चुकी हैं करियर में, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रही हैं। तो ओवर द टाइम जब आप इतनी बार उन चीज़ों को देख लेते होते हैं तो आपको पता रहता है कि यार ये तरीका है इससे बाहर निकलने का, कोई पहली बार तो हो नहीं रही वो चीज़। सो एंड ये अक्सर आते रहेगा कि बहुत बार ऐसा टाइम होता है कि आपने अच्छा नहीं किया, या आपके पास क्रिकेट नहीं आपको मिल रही है 1-2 महीने तक, और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस ढंग से आपको आगे बढ़ना है, कोई आपको रास्ता आगे नहीं दिख रहा। तो ऐसे टाइम पे अगेन इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना थोड़ा सा आप हॉर्स राइड्स पहन लो, आप सिर्फ जो बेसिक चीज़ें हैं आप उनको अच्छे से करते रहो, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि टाइम्स कीप चेंजिंग। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको इतनी क्रिकेट हो जाती है कि आप लेटे थक जाते हैं, आप कहते हैं कि यार मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। कभी कभार आपको बिल्कुल क्रिकेट नहीं मिलती, 2-3 महीने बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं। हमने यूएस में काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि आपको 4-5 महीने लगातार क्रिकेट के लिए, फिर 2-3 महीने क्रिकेट ही नहीं है आपके पास, या कभी कभार अच्छा चल रहा होता है या फिर बुरा चलता है, व्हाटएवर। सो आई थिंक उस समय यही है कि आप ज़्यादा सोचें ना, क्योंकि जब आप उस समय ज़्यादा सोचोगे तो फिर आपके दिमाग में मल्टीपल चीज़ें आएंगी, परेशान होंगे आप। तो उस समय लाइफ जितनी सिंपल बेसिक बना लें उतना आसान, उतना ईजी हो जाता है। आप छोटे छोटे टास्क को करिए, उन्हीं में खुशी ढूंढने की कोशिश करिए और उन्हीं को लगे रहेंगे। अगर आप उनको अच्छे से करते रहेंगे तो इवेंचुअली समय भी चेंज होगा, आपका दोबारा वो मौका आएगा, दोबारा आपके रन बनने शुरू होते हैं, मतलब वो इवेंचुअली इट्स अ प्रोसेस। तो आप उसका उस समय का इंतज़ार करते हैं, बड़े एक्टिवली इंतज़ार करते हैं। इट इज़ नॉट कि आप पैसिवली घर में बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, आप अपने काम करते रहते हैं। तो एक्टिव मेडिटेशन हो जाता है आपका बेसिकली, इन अ वे कि आप पैसिवली से ज़्यादा एक्टिवली आप उस चीज़ को वेट कर रहे हैं और आप उसको उस समय को एक्टिवली निकाल रहे हैं। तो फिर आप इवेंचुअली जब वो टाइम आता है तो फिर आप उसमें चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं, बाद में आपका फॉर्म चेंज हो जाता है, सो मेनी थिंग्स कीप हैपनिंग। तो उन्मुक्त, तुमने मेडिटेशन की बात की। एक्चुअली मेडिटेशन जो है इस वक्त आज के समय में दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म है, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। आपको क्या लगता है कि एक क्रिकेटर के लिए मेडिटेशन किस तरह से मदद करता है? मतलब आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाउ इज इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू? व्हाट एग्जैक्टली डज इट डू? वेल फॉर मी हाउ इट हेल्प्स मी इज, सी लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशन करने के, बहुत लोग काफ़ी गुस्से भी हुए इसके अंदर, बट मेरे लिए मैं अगर 15-20 मिनट भी शांत बैठता हूँ तो इट जस्ट हेल्प्स माई थॉट्स काम डाउन। ओके, तो थोड़ी सी क्लैरिटी रहती है, बिकॉज अदरवाइज बहुत उथल पुथल नहीं होती है। आप इतने ज़्यादा संसार में जुड़े हुए हैं, आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आप दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, आप हाउस होल्ड कोड्स हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट। लेकिन जब आप थोड़ा सा मैं मेडिटेशन करता हूँ तो आई फील कि ऑल द थॉट्स स्लो डाउन, आई फील काम, आई फील रिलैक्स, थोड़ी क्लैरिटी ज़रूर होती है, अपनी पेस पे ऑपरेट करता हूँ। बट जब मेडिटेशन नहीं कर रहा होता तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर चीज़ मुझे खींच लेती है। ओके, एंड मैं दूसरे की पेस पे चलता हूँ, अपनी पेस पे नहीं चलता। तो हाँ, इसका मेरे को फ़र्क पड़ता है कि टू वर्क ऑन एट माई ओन पेस, मेडिटेशन हेल्प्स मी डू दैट, टू स्टे ग्राउंडेड एंड अपने हिसाब से चीज़ों को कर पाता हूँ, अपनी क्षमता से चीज़ों को कर पाता हूँ, और थोड़ी सी क्लैरिटी रहती है, ज़रा उथल पुथल नहीं रहती। उन वक्त एक टर्म है सेल्फ टॉक, जो आपकी खुद से हमेशा बातचीत चलती रहती है। ऐसा माना जाता है कि आप खुद से क्या बात करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीवन में कैसा कर रहे हैं। तो आपने क्या अपने सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व किया है? किस तरह की सेल्फ टॉक आपकी रहती है? आप खुद से क्या बातें करते रहते हैं? कभी इसको आपने कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया है, और अगर किया है तो हमारे ऑडियंस को भी बताइए। वैसे इसके भी बहुत सारे फेजेस आते हैं इन माई करियर, बहुत सारे ऐसे फेजेस आए हैं जब वो सेल्फ टॉक मोस्टली पॉजिटिव ही रहा है मेरे लिए काफ़ी, और काफ़ी अपने आप को चीयर करते रहता हूँ। बट एट द सेम टाइम जब डाउनफॉल्स आते हैं और रेगुलर आते हैं, लंबे समय के लिए आए, तो तब काफ़ी आपको सेल्फ टॉक भी थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव इन सेंस कि मतलब आप अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, राइट। करेक्ट। बट उस चीज़ से बाहर भी बहुत जल्दी आया था। सर मुझे लगता है कि फॉर मी तब ये कभी प्रॉब्लम नहीं रही है, क्योंकि अगर वो कभी कोई नेगेटिविटी की तरफ जाता भी हो तो वो बहुत जल्दी से उससे रिकवर कर जाता हूँ विद इन अ फ्यू आवर्स। अब तो दिन भी नहीं लगता, विद इन अ फ्यू आवर्स आई स्विच। तो मैं बहुत जल्दी अपने आप को स्विच कर लेता हूँ उस चीज़ से, और कहीं ना कहीं अंदर से मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता हूँ चीज़ों को लेके। आई फील वेरी गुड। और जब से मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ा है एंड आई अंडरस्टैंड नाउ हाउ थिंग्स वर्क, या थोड़ा सा और उसके बारे में ज्ञान मेरे को मिला है, प्राप्ति हुई है, तब से मैं इतना परेशान नहीं होता चीज़ों को लेके।
अब मेरा सेल्फ टॉक जो है वो बहुत सेल्फ टॉक भी किया काफ़ी ज़्यादा। मैं काफ़ी जो हम कहते हैं ना, जो फोर्सेस पे, यूनिवर्सल फोर्सेस पे विश्वास मेरा बढ़ गया है। आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। तो उसको जब से मैं समझा हूँ, उसके बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे चीज़ों के बारे में थोड़ा सा, अब मैं चीज़ों को लेकर शांत हो गया हूँ और सिर्फ अपना काम करता हूँ और वो विश्वास बना के रखता हूँ ऊपर वाले पे कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा और जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। सो माई माइंड सेट इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड एंड आई फील वेरी पीसफुल। बहुत सुंदर बात कही आपने, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। बहुत ही पॉजिटिव सेल्फ टॉक है। और मुझे आपने एक किताब लिखी, स्काई इज़ द लिमिट, और वो यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मुझे मालूम है। और उस किताब से हमने जाना कि आप डायरी लिखने का भी काम करते हैं और जर्नलिंग जो है वो कितना आपको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और जर्नलिंग डायरी लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब व्हाई इज़ इट जर्नलिंग इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द यंगस्टर्स? क्यों उनको अगर लिखना चाहिए तो क्यों लिखना चाहिए, क्या होता है इससे? वेल अगेन सी, आई हैव गॉन थ्रू फेजेस। बचपन में रोज़ लिखता था, वाज मोर ऑफ अ हैबिट। उसके बाद लिखता था रेगुलरली, लाइक मैं मैचेस में क्या कर रहा हूँ और किस रंग से आउट हो रहा हूँ, किस रंग से रन बनाए मैंने, अच्छे फेस के टाइम पे मेरा माइंडसेट कैसा है, जब बुरा फेस चल रहा है तो तब मेरा माइंडसेट कैसा है। तो ऑल दो थिंग्स आई यूज्ड टू कीप राइटिंग। तो जब लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा ऑटोमेटिकली, जब वो चीज़ आपके साथ डे टू डे लाइफ में हो रही है, शायद आप उसके बारे में इतना सोचते नहीं है, उस ढंग से नहीं सोचते, बट जब आप लिख लेते हैं उसको तो आपका जो थॉट्स हैं, जो क्लस्टर्ड थॉट्स हैं, उसको आप पेपर में डालते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको सोच के परख के आप पेपर में लिख रहे हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सी क्लैरिटी आ जाती है उस चीज़ की कि जो भी हुआ, तो शायद वो आपके अंदर एब्जॉर्ब अच्छा कर पाते हैं आप जब आप लिखते हैं उस चीज़ को। क्योंकि जब आप लिख लेते हैं तो आपको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आप कहें, जब आप उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो आप उससे सीख जाते हैं उस चीज़ को, इंटरनली आप सीख जाते हैं उस चीज़ को। तो आप ज़रूर आप उन चीज़ों पे बाद में जाके कभी कभार पीपल रिफ्लेक्ट ऑन दैट कि यार जब मैं अच्छे फेज़ में था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं किन चीज़ों पे ज़्यादा काम कर रहा था, व्हाट वाज माय प्लानिंग, मैं किस ढंग से प्रिपरेशन कर रहा था अपनी। तो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट तो इट्स बिकम ईजियर, आपको एक रास्ता पता चल जाता है कि इस ढंग से मैं वापस आ सकता हूँ। अगर आप उस अच्छे पैच में नहीं है तो कैसे मैं वापस उस पैच में आऊँ, क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ जिससे कि मैं वापस उस माइंडसेट में आऊँ। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट अच्छा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट भी अच्छे आने लग जाते हैं। सो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू डू इट। नाउ अब मैं इसको, लेकिन अब मैं काफ़ी आफ्टर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, ये मुझे लगता है कि कुछ उस बीच हुआ है या कोई एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा, तो उसके बाद मैं लिखता हूँ चीज़ों को। एंड व्हेन आई राइट इट डाउन आई जस्ट फील गुड, मोर ऑफ अ फील गुड फैक्टर फॉर मी कि आई राइट थिंग्स डाउन एंड इट्स अ गुड हैबिट ऐसे। तो उन वक्त एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जो क्रिकेट के फील्ड में आपको लेसन सीखने को मिले हैं या जो आप सीख रहे हो, उसका जो क्रिकेट से हटके जो जीवन है आपका, उसका जो क्रिकेट से हटके जो आपका जीवन है, उस जीवन में आपने उन लेसन्स का यूज किया है क्या? किस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हो आप उन दोनों चीज़ों को? वेल डेफिनेटली आई थिंक हम लोगों का जो प्रोफेशन होता है वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ को भी काफ़ी डिटरमाइन करता है, क्योंकि दैट इज़ व्हाट वी डू फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ज़िंदगी भर मैंने वो चीज़ करी है, तो मैं ये कहना बहुत अलग, आई मीन सही नहीं होगा अगर मैं बोलूँगा कि पर्सनल लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट, बिकॉज I see my life through the lens of cricket basically। और बिल्कुल आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है चीज़ों को लेके, क्योंकि क्रिकेट में जो उतार चढ़ाव मैंने देखे और जिस उम्र में देखे, जितना जल्दी देखे, आई थिंक आई बिकम वेरी प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ। मुझे एंड इन अ पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव वे आई फील मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे इस पूरी जर्नी में हुए, गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, अपने खुद के उतार चढ़ाव, दुनिया को देखना, दुनिया को जानना, समझना, आई थिंक ऑल दोज थिंग्स हैव रियली हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, analyze things better. So I feel I'm more ready for things, and even in personal life छोटी मोटी चीज़ें मुझे परेशान नहीं करती, बॉदर नहीं करती। I feel कि मैं उनसे आराम से, मतलब मुझे बहुत इजीली आई कैन नेविगेट थ्रू दोज थिंग्स। और आसपास भी ऐसे ही माहौल रखता हूँ कि कोई भी मेरे जो साथ जानने वाले हैं किसी भी चीज़ को लेके परेशान ना हो, छोटी मोटी चीज़ों को लेके। कभी कभार हम बहुत प्रेशर उठा लेते हैं, काफ़ी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो वो चीज़ें मुझे प्रभावित नहीं करती। इनफैक्ट आई लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी पॉजिटिव एंगल, और उसी चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि सेम जो मेरा माइंडसेट है वो अगर
बाकी लोग भी एब्जॉर्ब कर पाएँ मेरे आसपास, तो एक अच्छा माहौल बना रहेगा। और चीज़ों को करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं। तो आई फील कि अगर क्रिकेट नहीं होता तो शायद इतना चीज़ों को समझना आसान नहीं होता मेरे लिए। वंडरफुल। तो अच्छा, उनमें एक बात और है कि आप हमेशा यो-यो टेस्ट में बहुत अच्छा करते रहे। इवन आई थिंक पिछली बार जो यो-यो टेस्ट हुआ था, आप वहाँ नंबर 1 है यो-यो टेस्ट में, तो आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है। तो वन इज़ दैट कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल रेजिलियंस, उनके बीच में क्या रिलेशन है, और आपको क्या लगता है कि फिजिकल फिटनेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन इज नेसेसरी? आप खुद की लाइफ में हाउ डू यू मेंटेन दैट फिजिकल फिटनेस? देखिए, फिजिकल फिटनेस एक एस्पेक्ट है जो कि ऑब्वियसली स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी है, बट इवन अगर मैं कल स्पोर्ट्स में खेल रहा हूँ, आई विल बी इक्वली द सेम इन टर्म्स ऑफ माई फिजिकल फिटनेस, क्योंकि वो जो एस्पेक्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। एंड आई फील कि अगर मैं फिज़िकली अपने आप को मतलब अगर फिजिकल फिटनेस ना करूँ इवन इन डे टू डे लाइफ, इफ क्रिकेट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग, देन आई डोंट फील गुड। तो ऑटोमेटिकली उसका बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। आई थिंक इवन मेंटल हम ट्रेनिंग की बात करते हैं या मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज थ्रू फिजिकल फिटनेस ओनली। अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो ऑटोमेटिकली जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपको मेंटली स्टिमुलेट करते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। तो फिजिकल फिटनेस मेरे लिए हमेशा इज़ द नंबर 1 थिंग। दैट्स व्हाई मैं उठते ही सबसे पहले आई गो आउट एंड ट्रेन, because then I feel I have control over the day and I feel good about it. तो वो हमेशा मेरी ज़िंदगी का पार्ट रहा है। और हमेशा आई फील कि यार इफ़ यूर अ क्रिकेटर, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में हैं तो आपकी फिटनेस टॉप की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फिटनेस आपकी टॉप की नहीं है और अगर आप फिटनेस में कहने के लाख कर रहे हैं तो आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं अपने स्पोर्ट के साथ। देखिए, स्किल्स ऊपर नीचे ज़रूर होती हैं, फॉर्म ऊपर नीचे हो सकता है, बट फिजिकल फिटनेस आपके हाथ में है। तो एटलीस्ट फिटनेस वाइज आई फील कि वन शुड नेवर बी बिहाइंड। और यही मैं अपने साथियों को भी यही बोलता हूँ कि यार फिटनेस जो है, आई मीन वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। रादर फिटनेस में तो आप ये एक ऐसी चीज़ आपके कंट्रोल में है, आपको हमेशा टॉप ऑफ द गेम रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन अगर फिजिकली फिट नहीं है आप और अगर आप हाफ खेल रहे हैं तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्लेइंग, रादर लीव इट। सो इसलिए दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू माई लाइफ। एंड ऑल्सो आई थिंक मेंटली, जैसा आपने बोला कि आई थिंक रेसिलियंस का जब आप फिजिकली ट्रेन करते हैं, अपने पुश करते हैं, तो कहना कि आप मेंटल बाउंड्रीज भी अपनी एक्सपैंड कर रहे हैं, आपको हॉराइजन बढ़ रहा है चीज़ों को लेके। तो इट्स वेरी इंटरडिपेंडेंट। तो फिजिकल जितना आप करते हैं उतना आप देखेंगे ऐसे लोगों को जो ट्रेन करते हैं उनका थोड़ा मेंटली भी दे ओपन अप टू थिंग्स, एंड ऑल्सो मेंटली व्हेन यू ओपन अप टू थिंग्स एंड फिजिकली ऑल्सो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आती है आपकी। आई थिंक आपके यू नो काफ़ी सारी चीज़ें जो ब्लॉक होती हैं शरीर में, वो सब भी आप इवेंचुअली उससे पार पाते हैं, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। आई मीन होने को हो सकती हैं, बट स्टिल दैट इज़ अ वे ऑफ आई थिंक अपनी प्रॉब्लम्स को, जो शारीरिक प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक जरिया है जी। और आई फील इट्स अ 2-वे स्ट्रीट। उन्मुक्त, आपके क्रिकेटिंग करियर में बहुत सारे आपके साथ के दोस्त रहे होंगे जो जितना सोच रहे थे कि हम अपना करियर बना पाएंगे उतना वो बना नहीं पाए, बीच में उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि सक्सेस नहीं मिली। बहुत सारे क्रिकेटर्स को हमने देखा है कि वो अपना मेंटल बैलेंस खो बैठे। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत यंग एज में डिप्रेशन में भी चले गए। तो इस सब में एक फैमिली का जो सपोर्ट सिस्टम है या वट एवर सपोर्ट सिस्टम पर्सन है या प्लेयर है, तो उस सपोर्ट सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुद आपकी पर्सनल लाइफ में किस तरह का सपोर्ट सिस्टम है एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट सपोर्ट सिस्टम है, इन व्हाट वे डज इट हेल्प यू? भाई हमारे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम तो आप ही हैं। तो आई थिंक अभी मेरे लिए कहना बड़ा आसान है क्योंकि अब वो चीज़ें मेरे अंदर काफ़ी फीड हो गई हैं और मेरे को अब उन चीज़ों के बारे में समझ आ गया है, तो इट्स ईजी फॉर मी टू डू इट। बट ऑब्वियसली नॉट टू फॉरगेट द टाइम्स जब ये चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी थी, मेरे को दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी इन चीज़ों को लेकर। बट उस समय व्हेन यू हैव दैट सपोर्ट सिस्टम तो चीज़ों को नेविगेट करना आसान हो जाता है और चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव देना आसान हो जाता है। क्योंकि कभी बार ऐसा होता है, काफ़ी बार ऐसा हुआ है जब आपको रास्ता नहीं दिख रहा होता और आपको उस समय ऐसे लोग चाहिए होते हैं आपके आसपास जो आपको उस समय उस स्थिति से निकालने में हेल्प करें, उस समय वो आपको रास्ता दिखाएं, वो आपकी रोशनी बने और आप बस उस समय ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उनको कुछ टाइम के लिए और फिर आप बाद में अपने ट्रैक में खुद ही आ जाते हैं। तो इसलिए आई थिंक वो लोग ज़रूरी हैं उसमें। ऑब्वियसली आपका बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स का, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है आई फील, जिसने मेरे को हेल्प करी है, मेरे कोचेस का। तो ऐसे अक्सर बहुत सारे लोग हैं लाइफ में जो कि जुड़े रहे हैं शुरू से और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं उनको क्रेडिट दूंगा उनको हमेशा कि यू नो इन लोगों के बिना ज़िंदगी काफ़ी अधूरी थी। और जो चीज़ें मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं या जिनसे मैंने उन एक्सपीरियंस को फील किया है, उन एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस किया है, वो शायद उस ढंग से नहीं हो पाता अगर शायद ऐसे लोग मेरे साथ नहीं जुड़े होते तो।
ग्रेट। उन्मुक्त, ऑफ लास्ट 15 ईयर्स जो आपकी 15-20 साल जो क्रिकेट खेला आपने, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैव यू सीन? और क्रिकेटिंग जो स्ट्रेटजी है और स्पोर्टिंग स्ट्रेटजी जो प्लेयर्स की भी जो अपने को मेंटेन करने की और खेलने की स्ट्रेटजीज हैं, तो स्ट्रेटजिक चेंजेस कितने आए हैं, आप उसको किस रूप में देखते हैं? फिर देखिए काफ़ी क्रिकेट बदल रही है विद T20 क्रिकेट, T10 क्रिकेट, और जिस ढंग से क्रिकेट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, हमने देखा है जिस ढंग से स्कोर्ट्स बनते हैं आज की डेट में, और खेलने का तरीका काफ़ी हद तक काफ़ी चेंज हो रहा है। शॉट्स का इनोवेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आई फील कि जो अब काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट ना बहुत स्पेसिफिक हो गया, रोल स्पेसिफिक हो गया, स्पेशली इस छोटे वर्जन में, कि जैसे कि अगर मैं ओपनर हूँ या टॉप ऑर्डर बैट्समैन हूँ, तो फर्स्ट 6 ओवर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसको कैसे रोल प्ले करते हैं, आप कैसे उन फर्स्ट 6, तो आप उसी की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे उसको अपने आप को सिचुएशन बार बार डाल सकेंगे और कैसे उसमें बेस्ट कर सकेंगे। क्योंकि अब वो टाइम शायद जा रहा है जब आप देखते थे कि आप पूरे 20 ओवर खेलना, खैर वो हमेशा ही रहेगा कि अब पहले हम कहते थे कि आप पूरे 20 ओवर खेलना है या पहले पूरे 50 ओवर खेलना है। नाउ इट इज़ मोर ऑफ कि आप अपने रोल में कितने अच्छे से फिट हो सकते हैं और कितना बेस्ट कर सकते हैं टीम के लिए, क्योंकि अब गेम काफ़ी इम्पैक्ट की हो गई है T20 गेम। सो वो एक चेंज आया है इन द माइंडसेट्स ऑफ पीपल एंड इवन एज क्रिकेटर्स की आप कैसे उस रोल को सबसे अच्छा यू कैन मेक दैट इम्पैक्ट। तो वो इम्पैक्ट की काफ़ी वैल्यू हो गई है आज की डेट में एज़ कम्पेयर टू शायद कंसिस्टेंसी की उतनी वैल्यू हमेशा रहेगी, बट उतनी नहीं रही जितनी इम्पैक्ट की रही है, स्पेशली छोटे वर्जन ऑफ द गेम में। उनको एक बार बताओ कि आप पिछले 3 साल से अमेरिका में हो, आप बीच बीच में भारत भी आते रहे हो, तो अमेरिका के जीवन को भी आपने बहुत देख लिया है, तो आप दोनों देशों के जीवन को जब देखते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, कि कैसे अगर तुलना की जाए तो कैसा लगता है आपको? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि आई लुक एट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स एंड बिन वेरी लकी कि अमेरिकन लाइफ भी जीने को मिल रही है, इंडियन लाइफ तो है ही है, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। एंड हमेशा ग्रास ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, जैसे हम कहते हैं कि वहाँ होते हो तो आपको ये अच्छा लगता है, यहाँ होते हो तो आपको वो अच्छा लगता है। बट आई थिंक दोनों के अपने खुद के प्रोज हैं। लाइफ देयर इज़ वेरी डिफरेंट टू लाइफ हेयर इन इंडिया। यहाँ पे बहुत सारी जो आपको कंफर्ट है चीज़ों का, वो शायद वहाँ उस ढंग से नहीं है, बट वहाँ पे आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट बना देती हैं वो सारी चीज़ें। और वो इंडिपेंडेंसी जो होती है वो आपको आई थिंक सबके लिए आई फील कि एवरीवन शुड लिव अवे फ्रॉम इंडिया फॉर सम टाइम्स, जिससे कि आपका आप खुद ग्रो कर जाते हैं, आप खुद को जान पाते हैं, आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, सारे काम खुद कर लेते हैं, तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं राइट इन योरसेल्फ, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड अ गुड लाइफ and understand a lot of things. I feel इंडिया में कभी still you are in a bubble when you have आपके पास help रहती है चीज़ों को करने की। और एक क्रिकेटिंग बबल भी मैं कहूँगा इंडिया क्रिकेटिंग बबल है काफ़ी बड़ा, बट आप बाहर जाते हैं तो आपको then पता चलता है कि it's not that easy to do things and but I think it's been a great learning and I think it's a very good life। अगर अभी तक की बात करी जाए कि अमेरिका में I've had a very good time and इंडिया में obviously everything is there, so I think it's beautiful। ओके ग्रेट। उनमें हम एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये वीडियो की शुरुआत की थी कि हम रेजिलियंस और मेंटल पावर पर आपसे बात करेंगे, तो हमारे बहुत सारे यंगस्टर व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि रेजिलियंस और मेंटल पावर को बिल्ड करने के लिए व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू देम? Well, again, resilience, mental power, it's like a muscle and then you keep sort of doing it. I feel, again, it all boils down to आपकी processes, आपका preparation, आप किस ढंग से चीज़ को करते हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप लगे रहते हैं उस चीज़ को लेके। आपको भले उसमें कभी बार हार्ट ब्रेक्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, बट आप उसको करते रहेंगे। लेकिन शायद अगर आप उस चीज़ को इतना प्यार नहीं करते तो आप उसको छोड़ देंगे। तो अगेन इट्स अ थिन लाइन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप छोड़ देते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी काफ़ी करीब होती हैं, जो आपको लगता है कि आई थिंक फॉर मी क्रिकेट हैज़ बीन दैट थिंग, तो आप उसको छोड़ते नहीं कभी भी, आप उसमें लगे रहते हैं, आप उसमें मेहनत करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। एंड वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से काफ़ी मजबूत कर देता है, आपको इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, आपको एक डिफरेंट सेटिस्फैक्शन मिलती है जब आप उस चीज़ से बाहर आते हैं। तो दोस ग्लोरी मोमेंट्स आर फ्यू, but the whole process working towards that glory moment is something which makes it beautiful, this whole journey। and जब when you get that glory moment and जब आपने अपनी पूरी जर्नी देखी होती है, उसको फील किया होता है, एब्जॉर्ब किया होता है कि कैसे आप वहाँ तक पहुँचे,
तो आपको उससे जो एक प्रोत्साहन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज़ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और फिर वो सर्कल दोबारा रिपीट होती है अगेन एंड अगेन, यू गो थ्रू द ग्राइंड। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एंड इट्स अ वेरी गुड मेटाफर फॉर लाइफ। और बस बने रहिए, जब लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बी पेशेंट विद योरसेल्फ, कीप स्टे डिसिप्लिन्ड, आप अपने क्राफ्ट पे काम करते रहिए एंड मज़े लीजिए। आई थिंक अच्छा कर रहे हैं तो भी मज़े लीजिए, अच्छा नहीं हो रहा तो भी मज़े लीजिए। तो उनमें बहुत मज़ेदार बातें रही आपने जो बातें की हैं, मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और माइंड फिट के साथ आप जुड़े रहे हैं। इससे पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं। हम आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आपके अंदर जो रियल कैलिबर है और उसको आप सही मंजिल तक पहुंचा सकें और न सिर्फ आप खुद चमकें बल्कि आपसे जिन लोगों को उम्मीदें हैं, जो लोग आपके फैंस हैं, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा महसूस हो। और हम जल्दी ही आपसे दोबारा मिलने का मौका देखेंगे, दोबारा बातचीत करने का मौका ढूंढेंगे। आपने समय निकाला हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।